हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह, समीक्षा अधिकारी, जॉब मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने एक नई सीरीज शुरू की थी जहां पर हम ग्रुप सी और डी के जनरल स्टडीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम पेपर 2 को लेकर आए हैं, जहां पर हम स्टेनोग्राफर एग्जाम 2019 के जीएस सेक्शंस के सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। 1 सेकेंड प्लीज। तो चलिए इसी क्रम में शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु रोट मालगुडी डेज, अर्थात मालगुडी डेज किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर होगा आर के नारायण। आर के नारायण ने मालगुडी डेज लिखी है। ये देखिए, ये बहुत ही फेमस बुक है। ये शॉर्ट स्टोरीज इसके अंदर है। बचपन में जो डीडी चैनल आता था दूरदर्शन, उस पे मालगुडी डेज की कहानियां दिखाई जाती थी। ठीक है, तो इसीलिए काफी इम्पोर्टेंट है। और कुछ और भी इम्पोर्टेंट राइटर्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे अरुंधति रॉय। ये अरुंधति रॉय है, ठीक, इनकी फोटो लगा के रखी है। अरुंधति रॉय भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं और इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी है, जैसे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ये इनकी दो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। फिर दूसरे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि, गोरा, द पोस्ट मास्टर, द पोस्ट ऑफिस एंड चंडालिका जैसी महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन आवर एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन, अर्थात हमारे वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों को अवशोषित करती है? तो इसका सही आंसर होगा ओजोन। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अर्थ जो हमारी है उसके चारों ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है। देखिए, सन से कई तरह की अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। इसमें जो यूवी बी और सी होती है, ये हानिकारक किरणें होती हैं। इसमें जो यूवी सी है उसे तो बिल्कुल नहीं जाने देती ओजोन लेयर। यूवी बी का थोड़ा बहुत हिस्सा जा पाता है और यूवी जो ए होती है वो पूरी जा पाती है। ये तो आप मत ही याद रखिए, आप बस याद रखिए अल्ट्रावायलेट रेज को जो हमारी ओजोन लेयर होती है वो रोक देती है, नहीं आने देती है। ठीक, तो ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की मात्रा ज्यादा होती है। यह परत पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में मौजूद होती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। यह परत पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ओजोन परत की मोटाई मौसम और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से बदलती रहती है। ओजोन दिवस मनाया जाता है हर साल 16 सितंबर को। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसीलिए एक जगह कंपाइल कर दिए हैं। ओजोन परत की ऊंचाई पर पाई जाती है 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कहां पर पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। किन किरणों को रोकती है? पराबैंगनी किरणों को रोकती है, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है। और जो ओजोन परत की मोटाई है वो मौसम और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से बदलती रहती है। मतलब भौगोलिक स्थिति ये कि पोल्स जो होते हैं हमारे, पोल्स पे अलग इनकी मोटाई होती है और जो हमारा इक्वेटर जो रीजन होता है उस पे इसकी मोटाई अलग हो जाती है। हर साल ओजोन के संरक्षण को बढ़ाने के लिए, मतलब प्रमोट करने के लिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, जानते ही होंगे ओजोन के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइरिस इज अ पार्ट ऑफ विच ह्यूमन ऑर्गन, अर्थात आइरिस मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आइरिस का संबंध है आई अर्थात आंखों से। देखिए, ये आंख की मैंने फोटो लगा के रखी है। ये जो आंख की पीछे की जो परत होती है ये रेटिना कहते हैं। ठीक, ये लेंस है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, इस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर यहाँ पर आइरिस होती है। ठीक है, ये ब्लू कलर की, अगर आप इमेज में देख पा रहे हो नीले कलर की, ये आइरिस
है। ठीक, इसको हिंदी में परितारिका भी कहते हैं। परितारिका कहीं लिखा नहीं होता, लोग आइरिस ही ज्यादातर लिखते हैं हमेशा। तो आइरिस का काम क्या होता है कि ये कंट्रोल करती है कि आंख के अंदर कितनी रोशनी जाएगी। सपोज आप बाहर धूप में निकलते हैं तो आइरिस थोड़ा सिकुड़ फैल जाती है और आंख के अंदर कम रोशनी जान देती है। बाहर बहुत ज्यादा रोशनी है तो आइरिस कम रोशनी को अंदर आंख के जान देती है। ठीक है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा रोशनी है। वहीं जब आप किसी अंधेरे रूम में जाते हैं तो आपकी आइरिस ढीली हो जाती है और बहुत ज्यादा स्पेस देती है, खोलती है, जिससे ज्यादा रोशनी आंख के अंदर आ जा पाती है। ठीक है, और आप आंख देख पाते हैं। आपने महसूस किया होगा जब किसी अंधेरे रूम से बाहर उजाले में जाते हैं तो अचानक में आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि आइरिस उस समय एडजस्ट कर रही होती है कि आंख के अंदर कितनी रोशनी जाएगी। ठीक है, तो आइरिस आपकी आंख के बाकी हिस्सों के साथ मिलकर आपको देखने में मदद करती है। खास तौर पर यह नियंत्रित करती है कि आपकी आंख में कितनी रोशनी प्रवेश करती है। ठीक, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इसका राइट आंसर होगा आई, आंख का जरूरी हिस्सा होता है आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ हेरिडेटरी मटेरियल दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। अर्थात इनमें से कौन सी आनुवांशिक सामग्री है जो माता पिता से संतानों में स्थानांतरित हो जाती है। हार्मोन्स नहीं, जीन्स, हाँ बिल्कुल सही। जो जीन्स होता है वो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होता है। ये देखिए मैंने डीएनए का क्या लगाया है, फिगर लगाया है। ये डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना होती है डीएनए की, और इस डीएनए के अंदर जो छोटे हिस्से होते हैं इसी को जीन कहते हैं। ठीक, ये फिगर बने हुए हैं। अ जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या है? डीएनए का एक सेगमेंट मतलब हिस्सा है दैट कंटेन द इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग प्रोटीन, जो कि सूचनाओं को रखते हैं कैसे प्रोटीन बनाया जाएगा। तो जीन क्या है? डीएनए का हिस्सा है जो अपने अंदर उन जानकारी या इंफॉर्मेशन को रखता है प्रोटीन को बनाने के लिए। ठीक है, प्रोटीन क्या है? जरूरी है हमारे बॉडी के फंक्शन करने के लिए। ठीक, और यही जो जीन होता है वो इनहेरिटेंस मतलब वंशानुगत होता है। बाप दादा से माता पिता को मिलता है, माता पिता से अपने बच्चों को मिलता है, और उनके बच्चों से उनके बच्चों मिलता है। ठीक है, जीन्स इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स एंड आर बेसिक यूनिट्स ऑफ हेरिडिटरी। मतलब वंशानुगत की बेसिक जो इकाई होती है वो जीन्स ही होते हैं। ठीक, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफएम रेडियो ब्रॉडकास्ट आर अ पॉपुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन टुडे, व्हाट डज एफएम स्टैंड्स फॉर। मतलब एफएम जो रेडियो होता है वो आजकल प्रसारण संचार के लिए एक लोकप्रिय माध्यम है। अब आज तो वो भी नहीं रह गया, अब तो मोबाइल ही यूज होता है। तो एफएम का क्या मतलब होता है? मतलब जो एफएम हम यूज करते हैं, एफएम का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा गया। एफएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक, ये देखिए रेडियो होता है, इसमें आप जो नोब होती है ना, इस नोब को हम लोग घुमाते हैं, चैनल बदलते हैं, तो आप कुछ नहीं, आप उस समय फ्रीक्वेंसी बदल रहे होते हैं इसकी। ठीक, इसमें आप देखते होंगे 93 पॉइंट हर्ट्ज आगे होता है ये एफएम, फिर 60 हर्ट्ज एफएम। ठीक है, ऐसे करके यार ये क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी ये होती है। आप क्या करते हैं, इस नोट को घुमा के फ्रीक्वेंसी बदलते हैं, इसीलिए इसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज वाइडली यूज फॉर एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, अर्थात फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज किया जाता है एफएम रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग में। ठीक, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज सिटीज वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर दिल्ली बिकम द कैपिटल इन 1911। अर्थात 1911 में दिल्ली राजधानी से बनने से पहले इनमें से कौन सा शहर भारत की राजधानी था? तो इससे पहले राजधानी था कलकत्ता। अगर आपने थोड़ा भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब अंग्रेज भारत में शुरुआत में शासन करना शुरू किए थे तो उनकी गतिविधि का प्रमुख केंद्र कोलकाता ही रहा। ठीक, लेकिन बाद में 1911 1911 में उन्होंने कैपिटल ट्रांसफर कर ली, कहां पर? दिल्ली। ठीक, देखिए दिल्ली बना दिया गया कैपिटल बाद में। ठीक है, तो आप इसमें इंपॉर्टेंट क्या आता है कि किस साल ट्रांसफर किया गया था। तो भारत के तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में घोषणा की कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी।
कब किया था? 1911। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि दिल्ली को भारत देश की राजधानी कब बनाया गया? 1911 में। आपसे केवल सन पूछा जाएगा, ठीक। और ये घोषणा हो गई, लेकिन करीबन 20 साल लग गए कलकत्ता से दिल्ली तक कैपिटल को ट्रांसफर करने में। मतलब बीच में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध भी हो गए, और अन्य घटनाओं की वजह से, क्रांतिकारी घटनाओं की वजह से ये चीज बड़ी धीरे चल रही थी, ठीक है। ऑफिसेज जो थी वो धीरे धीरे ट्रांसफर हुई थी, तो 20 साल लग गए। 1911 से जाके 1931 में पूर्ण रूप से कैपिटल ट्रांसफर हो पाई दिल्ली में। तब उस समय कौन थे भारत के वायसराय? लॉर्ड इरविन ने नई दिल्ली का उद्घाटन किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीटली कब हुआ था? 1931 में, 1931 में। कौन से वायसराय थे? लॉर्ड इरविन के समय, ठीक। तो आई होप आप इन पॉइंट्स को लिख रहे होंगे, यही पूछे जाते हैं। मैं केवल इंपॉर्टेंट जो बातें होती हैं, मैं पूरी कहानी लिखता जरूर हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट बातों को हाईलाइट कर देता हूँ रेड कलर से। केवल वही बातें आप अपने नोट्स में लिखिएगा, ठीक है, याद रखने के लिए। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल सैंक्चुरीज इज द होम टू द एशियाटिक लायंस? अर्थात निम्नलिखित पशु अभ्यारण्य में कौन सी एशियाटिक लायंस का घर है? तो ये देखिए, एशियाटिक लायंस ये होते हैं जिन्हें हम बब्बर शेर कहते हैं ना, एशियाटिक लायंस। इनके चारों ओर देखिए फर निकले होते हैं। तो एशियाटिक लायंस का पूरे विश्व में एक ही घर है, वो है गिर। जो भारत, हमारा जो देश है ना, उसमें जो गुजरात राज्य है, ये गुजरात राज्य का फिगर लगा हुआ है, ठीक। तो गुजरात राज्य में ये जो जूनागढ़ जिला है, वहां पर गिर सेंचुरी है, यही है गिर अभ्यारण्य, ठीक है। यहीं पर एशियाटिक लायन पूरे विश्व में पाए जाते हैं। जो बब्बर शेर होते हैं वो यहीं पे गिर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। अगर आपसे जिला पूछ दिया जाए, अगर आपसे स्टेट पूछा जाएगा तो आप बता देंगे गुजरात। अगर आपसे जिला पूछा जाए तो आप बताएंगे जिले का नाम है क्या? जूनागढ़। जूनागढ़, जूनागढ़ वो जिला है जहां पर गिर अभ्यारण्य है, ठीक। देखिए यहाँ नीचे है। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो जो बब्बर शेर होते हैं पूरे भारत में ही पाए जाते हैं, पूरे विश्व में। और कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिर अभ्यारण्य में, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव मटेरियल? निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी धातु है? तो आयोडीन रेडियो नहीं होता है। रेडियम हाँ होता है, रेडियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। क्रोमियम नहीं होता, लिथियम नहीं होता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ या रेडियो एक्टिव पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो अस्थिर होते हैं। क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं और खतरनाक विकिरण उत्पन्न करते हैं, ठीक। कौन सी खतरनाक विकिरण होती है? अल्फा, बीटा और गामा रेस को वो इमिट करते हैं, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ के कुछ उदाहरण हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, रेडियम और रेडॉन। ये कुछ ऐसे रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से केवल पांचों का ही नाम पूछा जाएगा। यूरेनियम तो आपको पता होगा, परमाणु बम बनाने में यूज होता है। यूरेनियम और थोरियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी होता है। प्लूटोनियम का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया जाता है। रेडियम, रेडियम इस्तेमाल किया जाता है घड़ी उड़ी में ना, बहुत बहुत माइन्यूट लेवल पे रेडियम का इस्तेमाल किया जाता है, जो चमकती है रातों में घड़ी या स्टिकर्स आते हैं चिपकाने वाले, उसमें रेडियम लगा होता है। रेडॉन भी रेडियो एक्टिव गैस होती है ना, रेडॉन, ठीक है। RADON, ये एक रेडियो एक्टिव गैस होती है, इन्वायरमेंट में नहीं पाई जाती है हमारे, ठीक, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में पाई जाती है रेडॉन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच कंट्री होस्टेड द 9th ब्रिक्स समिट इन 2017? अर्थात कौन से देश ने 2017 में 9वें ब्रिक्स समिट का आयोजन किया था? ये असल में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो 2019 में पेपर हुआ था, तो उस समय 2017 का पूछ दिया था कि ब्रिक्स समिट कहाँ पे आयोजित हुआ था। तो उस समय चाइना में आयोजित हुआ था, ठीक। उस समय 2017 में ये चाइना में आयोजित हुआ था। तो ये देखिए लिखा है ब्रिक्स जियामिन समिट। जियामिन मतलब क्या होता है कि जहां पे ब्रिक्स समिट का आयोजन किया गया था चाइना में, उस जगह का नाम था जियामिन समिट, ठीक। तो ब्रिक्स के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। देखिए ब्रिक्स में हर एक एक वर्ड का मतलब एक देश होता है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2006 में केवल ब्रिक के रूप में हुई, तब इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था, ठीक। लेकिन साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया है 2010 में। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पूछी जाएंगी इससे, ब्रिक्स से संबंधित, अगर पूछा भी गया तो, ठीक। और ब्रिक
ने अपना खुद का एक बैंक बनाया जिसे कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसमें सभी देश कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं एनुअली, और किसी भी देश को, इन पांचों देश में से किसी भी देश को अगर पैसे की जरूरत होती है तो न्यू डेवलपमेंट बैंक से वो उधार ले लेता है। ठीक है, और इस न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? संघाई, चाइना। ठीक? और ये जो ब्रिक देश होते हैं ये सामूहिक रूप से दुनिया की 40% से अधिक आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी का लगभग 30% हिस्सा है। मतलब बताइए, जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, अगर उन्हें, ये पांचों कंट्रीज को अगर एक साथ रखा जाए तो ये पूरे विश्व की 40% आबादी को प्रेजेंट करती हैं, और या 30 वर्ल्ड की 30% जीडीपी को प्रेजेंट करती हैं। कौन? इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील। ठीक है, तो ये तो कुछ करंट का क्वेश्चन था, लेकिन मैंने ब्रिक्स से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बता दिए इस स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अंडर हुज लीडरशिप वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेटअप? किसके नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो किसके नेतृत्व में हुई थी? आगा खां के नेतृत्व में हुई। द राइट ऑप्शन विल बी सी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906। किसने की थी? सुल्तान मोहम्मद शाह। लेकिन आपसे सुल्तान मोहम्मद शाह शायद ही कहीं पूछा जाए, मैंने ये नाम कभी नहीं देखा। हमेशा आगा खां का ही नाम लिखा रहता है, मतलब इनका दूसरा नाम था आगा खां। आगा खां को संगठन के पहले मानद अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग से संबंधित थे, इन्होंने 1913 में मुस्लिम लीग के सदस्य बने थे, मोहम्मद अली जिन्ना। और मुस्लिम लीग के कुछ अन्य संस्थापक थे जो भी थे, जिनका नाम कभी कभार पूछ लिया जाता है गलती से, लेकिन आपको बता दिया जाएगा। ख्वाजा सलीमुल्लाह, विकार अली उल मुल्क, सैयद अमीर अली, सैयद नबीउल्लाह खान, बहादुर गुलाम और मुस्तफा चौधरी। ठीक, ये कुछ अन्य संस्थापक थे भी मुस्लिम लीग में। ठीक, ये 3 फैक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर आप इसे निगलेक्ट भी करना चाहें आपके पॉइंट को तो निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने कि काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच ऑफ दीज एनिमल स्पीसीज? अर्थात काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस जानवर की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा किसके लिए फेमस है? राइनोसोरस के लिए, गैंडे के लिए। देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क की फोटो लगा के रखी है। काजीरंगा कहाँ पर है? असम में। असम जो राज्य है वहां पे काजीरंगा नेशनल पार्क है। और ये किस लिए फेमस है? गैंडे के लिए। वन हॉर्न राइनोसोरस अर्थात एक सिंग वाले जो गैंडे होते हैं उनके लिए जाना जाता है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर दुनिया की 2/3 गैंडों की आबादी का घर है। बताइए, दुनिया में जितने गैंडे पाए जाते हैं उसकी 2/3 आबादी केवल काजीरंगा नेशनल पार्क में पाई जाती है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कौन से गैंडे पाए जाते हैं? एक सिंग वाले गैंडे पाए जाते हैं, इनका संरक्षण किया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क से हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, हर जगह यही पूछा जाता है, कहाँ पर है और किसके संरक्षण के लिए किया जाता है। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया? अर्थात भारत में टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और उस समय जब ये पेपर हुआ था 2019 में, और इस समय करंट में भी नटराजन चंद्रशेखर जो है वही टाटा समूह के अध्यक्ष हैं। ठीक, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नोबेल प्राइज इज अवार्डेड बाई? अर्थात नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया था? इंग्लैंड के द्वारा, आयरलैंड या स्वीडन या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो किसके द्वारा दिया था? स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। तो ये देखिए, ये है दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड, सबसे ज्यादा जाना माने अवार्ड, नोबेल प्राइज। ठीक, जो कि 6 फील्ड्स में, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, ठीक, लिटरेचर में मतलब साहित्य में, इकोनॉमिक्स और पीस के फील्ड में दिया जाता है नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज की शुरुआत सन 1901 में की गई थी। तो नोबेल प्राइज को हर साल कौन देता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है। तो देखिए, नाम लिखा है रॉयल स्वीडिश एकेडमी, तो स्वीडिश से क्या बन गया? स्वीडन। ठीक, और जो इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज था वो 1969 में शुरू किया गया था, 1969 में शुरू किया गया था। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट बातें आप नोट डाउन कर लेंगे। अगर नहीं नोट डाउन कर रहे हैं तो कोई नहीं, याद रखिएगा बार बार। ठीक है, इस वीडियो को देखते रहिएगा और याद कर लीजिएगा। यही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इनसे पूछी जाएंगी नोबेल प्राइज से। तो अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन? अर्थात अंतरराष्ट्रीय एड्स दिवस को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए, ये फिगर भी लगाया है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, एड्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। ठीक, कुछ अदर इंपॉर्टेंट डेज भी हैं जो मैंने लगा दिए।
ऐसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, लेकिन मैंने रिवीजन के लिए यहाँ पर 6 इंपॉर्टेंट डेज और लगा दिए हैं। जैसे 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल युद्ध डे। अभी जल्दी ही 2 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने, ठीक है, नेशनल युद्ध डे की घोषणा की थी कि 12 जनवरी को हर साल नेशनल युद्ध डे मनाया जाएगा, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 15 जनवरी को हमारे देश में मनाया जाता है आर्मी डे। ठीक। 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। इस दिन गांधी जी शहीद हुए थे। इन्हें नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी को ही गोली मारी थी, तो इसीलिए उस दिन मनाया जाता है शहीद दिवस। 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, आर्द्रभूमि दिवस जिसे कहते हैं। 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे, और 31 मई को मनाया जाता है एंटी टोबैको डे। ठीक। तो ये कुछ अदर भी इंपॉर्टेंट डेज थे। आई होप आप इसे याद रखेंगे। ठीक। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन द ईयर 2014, अर्थात वर्ष 2014 में गठित भारत के 29वें राज्य का नाम बताइए। तो जो 29वां राज्य था भारत का, वो था तेलंगाना। ये भारत का मैप है। तो 2 जून 2014 को जो तेलंगाना, ये पूरा आंध्र प्रदेश एक राज्य हुआ करता था। इस आंध्र प्रदेश राज्य से ऊपर वाले हिस्से को तोड़ के तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। कब किया गया? 2 जून 2014। अगर आपने मेरी पॉलिटी की सीरीज देखी होगी तो मैंने वहां पे बातें बहुत अच्छे से समझाई हैं, बताई हैं कि अदर स्टेट्स का फॉर्मेशन कब हुआ था। तो आप इसे याद रखिएगा। हमारा देश का तब 29वां राज्य बना था तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वेयर विल द नेक्स्ट समर ओलंपिक्स ऑफ 2020 बी हेल्ड, अर्थात 2020 का अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये पेपर 2019 का है, तो इन्होंने करंट अफेयर्स के तौर पे पूछ लिया कि अगले वर्ष जो 2020 होंगे वहां ओलंपिक्स कहाँ होंगे। अब तो इस समय 2024 चल रहा है, तो उस समय के हिसाब से देखिए मैंने लगा दिया है कि 2020 के ओलंपिक्स कहाँ हुए थे? टोक्यो, जापान में हुए थे। 2016 के कहाँ पे थे? कहाँ पे हुए थे? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुए थे। 2020 का टोक्यो, जापान में। 2024 का पेरिस में हुआ है। ठीक। और 2028 का जो होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है? इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, कहाँ पे होने वाला है? लॉस एंजलिस, यूनाइटेड स्टेट्स में। पहले लिखा है ना, इसका फुल फॉर्म होता है लॉस एंजलिस, यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? लॉस एंजलिस 2028 में होगा, लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट्स में। और उस समय के हिसाब से आंसर क्या था? टोक्यो। ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। पूछा गया है आनंद मठ द फेमस बुक वॉज अथर्ड बाई, अर्थात आनंद मठ नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। देखिए आनंद मठ, ये उस बुक की कवरिंग है। ये कौन लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो आनंद मठ उपन्यास को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। यह एक बंगाली उपन्यास है। किस लैंग्वेज में लिखा है? ये इंपॉर्टेंट है, बंगाली। ठीक। और जो हमारा वंदे मातरम गीत है ना, वंदे मातरम भारत का जो राष्ट्रगीत है, वो आनंद मठ से ही लिया गया है। आनंद मठ में ही ये गीत है, हुआ है, वहीं से अडॉप्ट किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया इंटर्ड इनटू स्पेस एज बाय लॉन्चिंग द सैटेलाइट आर्यभट्ट इन द ईयर, अर्थात भारत ने वर्ष, किस वर्ष में उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च करके अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था? तो मुझे ये तो पता था कि आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह, लेकिन लॉन्च कब किया गया था? ये था 1975, 1975 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपसे प्रीवियस जो पेपर हुआ था उसमें भी स्पेस से क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी सैटेलाइट भारत की हैं। ठीक है, तो वहां पे बताया गया था। इसीलिए यहाँ पे भी देखिए कि स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो आई होप आप स्पेस और इसरो के बारे में सब बातें पढ़ लीजिएगा। आपके पेपर में ये क्वेश्चन तो मुझे देखने को मिल जाएगा। जो आने वाला पेपर है वहां पे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपको स्पेस से मिलेगा, स्पेस एक्सप्लोरेशन से। तो भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। यह 1975 को लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था? इसरो ने इसे बनाया था और लॉन्च किया था। ठीक है, यह पूरी तरह से भारत में डिजाइन किया और बनाया गया था। इसका नाम 5वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। आपको पता होगा आर्यभट्ट ने ही जीरो की खोज की थी। जीरो है, आर्यभट्ट ने ही खोजा था। इसे सोवियत के कॉस्मोस 3M रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा आर्यभट्ट जो सैटेलाइट था ना, उस समय हमने बना तो लिया था लेकिन लॉन्च करने की कैपेबिलिटी हमारे पास नहीं थी। तो हमने उस समय जो हमारा दोस्त था, और आज भी हमारा जो दोस्त है, सोवियत यूनियन मतलब रशिया, उसकी मदद से हमने इसे स्पेस में लॉन्च किया था, क्योंकि उसके पास रॉकेट थे
इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए। ठीक, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कहा गया है व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना था, चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा है युआन रेनमिंडी। तो देखिए, मैंने अलग अलग देशों की करेंसी जानने के लिए मैंने एक यहाँ पे लगाया है फिगर, तो और भी जूम कर दे रहे हैं, आपको दिख रहा होगा साफ साफ। तो देखिए, डॉलर किसकी किसकी है, यूएस की डॉलर है, आपने जानते होंगे, कनाडा में भी डॉलर चलती है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी डॉलर चलती है। ये 4 देशों के नाम आप याद रखिएगा, डॉलर से संबंधित है, नोट डाउन कर लीजिएगा। यूएस में डॉलर चल रही है, कनाडा में डॉलर चल रही है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में डॉलर चल रही है। तो वहीं मैक्सिको में पेसो चलती है, और अर्जेंटीना जो साउथ अमेरिका का एक बड़ा देश है, वहां पर भी पेसो चलती है। दोनों देशों में क्या है, पेसो, PESO, देखिए लिखा है पेसो। ठीक, यहाँ भी नीचे लिखा है पेसो। ठीक, जो इंडिया है आपको पता ही है, हमारे देश में तो रुपीस चलता है, वहीं चाइना में युआन चलता है। देखिए, चाइना में क्या चलता है, युआन। ठीक, जापान में क्या चलता है, येन। ठीक, रशिया में क्या चलता है, रूबल। कुछ तुर्की में क्या चलता है, लीरा, LIRA, लीरा लिखा है ना, तुर्की की करेंसी है। साउथ अफ्रीका, जो अफ्रीका में सबसे नीचे साउथ में है, वहां पे क्या चलता है, रैंड, RAND, रैंड। यूरोप के ज्यादातर देशों में चलता है यूरो, एक करेंसी है यूरो, जो यूरोप के ज्यादातर देशों में चलती है, कुछ देशों में नहीं चलती है। जैसे जो स्विट्जरलैंड है, वहां पे फ्रैंक चलती है। ये इंपॉर्टेंट, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी आप यहाँ यही कुछ बातें याद रखिए। ठीक है, आगे हम एक अलग से लेक्चर ले लेंगे इंपॉर्टेंट कंट्रीज और उनकी करेंसी के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, कि हु वाज द फादर ऑफ टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? टीपू सुल्तान के पिता थे हैदर अली। तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। ठीक है, और बहुत ही मजबूत शासक थे मैसूर के, इसीलिए वहां पे मैसूर में इन्हें शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था, और टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों से बहुत अच्छी दोस्ती कर लिए थे। ठीक है, इसीलिए फ्रांसीसियों के अनुरोध पर मैसूर में इन्होंने एक चर्च भी बनवाया था। ठीक, अंग्रेज इसी बात से इनसे खफा रहते थे, टीपू सुल्तान से, क्योंकि ये फ्रांसीसियों से बहुत ही मिलता और करीबी बनाने लगे थे। ठीक, बताने के लिए तो यहाँ पे आंग्ल मैसूर युद्ध भी है, लेकिन वो आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में यही छोटी मोटी बातें टीपू सुल्तान से पूछी जाएंगी। ठीक, कि द फेमस इंडियन प्लेयर ज्यूड फ्लिक्स इज एसोसिएटेड इन विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कि उस समय ये क्वेश्चन मतलब का था, तो ये हॉकी से संबंधित है, ज्यूड फ्लिक्स। ठीक है, और भी मैंने देखिए यहाँ पे लगा दिया है, आई एम एक्साइटेड टू टेक अप दिस न्यू रोल, ज्यूड फ्लिक्स। ये कोच बने थे इंडियन मेंस हॉकी टीम के। ठीक है, तो कुछ अदर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स और संबंधित गेम्स के भी नाम लिखे हैं। PV सिंधु बैडमिंटन से संबंधित हैं, प्रजनेश गुनेश्वर ये टेनिस प्लेयर हैं, मिथाली राज क्रिकेट हैं, मनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर हैं, सुनील छेत्री फुटबॉल प्लेयर हैं, आप लोग जानते होंगे, फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं, अनूप कुमार कबड्डी प्लेयर हैं, बजरंग पुनिया रेसलर हैं, अमित पंगाल बॉक्सर हैं, नारायण कतरनियार ये रेसर हैं, रसप्रीत सिंधु ये बास्केटबॉल प्लेयर। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जो करंट में फेमस हैं, ये मैंने एक जगह लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सैंटियागो इज द कैपिटल ऑफ, सैंटियागो कहाँ की राजधानी है? सैंटियागो चिली की राजधानी है। जो साउथ अमेरिका कंटिनेंट है ना, साउथ अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पर ये चिली देश है, लंबा सा जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं, चिली, इसकी कैपिटल है सांटियागो। ठीक, इसी तरह यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कैपिटल है ब्राजील, उसकी कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ठीक, ये ब्राजील की कैपिटल है। यहाँ पे पेरू देश की कैपिटल है लीमा, ये पेरू है, पेरू की कैपिटल है लीमा। इक्वाडोर की कैपिटल है क्विटो। ठीक है, कोलंबिया नहीं, वेनेजुएला की इंपॉर्टेंट है कराकस। जो इंपॉर्टेंट है मैं केवल उन्हीं की बात करूंगा। वेनेजुएला की है कराकस। ठीक, अर्जेंटीना की है ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की क्या है? ब्यूनस आयर्स। ठीक, यही बस इंपॉर्टेंट है, बाकी अदर डेट्स की आप मत याद रखिएगा, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द न्यू सिंबल ऑफ इंडियन रुपी इज
ब्लेंड ऑफ, अर्थात भारतीय रुपया का जो नया प्रतीक है वो किसका मिश्रण है। ये भारतीय रुपया का जो नया प्रतीक हम यूज करते हैं 2010 के बाद से हमने इसे यूज करना स्टार्ट किया, ये इन दो चीजों को मिलाकर बना है। तो ये देवनागरी का र और रोमन के र को मिला के बना है। ठीक है, तो भारतीय रुपए का जो प्रतीक है वो देवनागरी का जो अक्षर होता है र और रोमन कैपिटल लेटर जो होता है आर, उन दोनों को मिला के बना है। मतलब ये र होता है हिंदी का और जो रोमन का कैपिटल आर होता है, इन दोनों को मिला के बना है ये हमारा नया हिंदी का सिंबल, रुपीस का सिंबल। इस प्रतीक को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, मतलब आईआईटी बॉम्बे से डिजाइन में जो स्नातकोत्तर कर रहे थे, मतलब पीजी कर रहे थे, उदय कुमार, ये नाम बहुत पूछा था, किसने डिजाइन किया था, उदय कुमार ने डिजाइन किया था, जिसे भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस प्रतीक को अपनाया। कब अपनाया था भारत सरकार ने, 2010 में। किसने डिजाइन किया था, उदय कुमार ने, जो कि देवनागरी अक्षर र और रोमन कैपिटल लेटर आर का मिश्रण होता है। ठीक, और इससे पहले हम रुपीस का सिंबल, आरएस का सिंबल यूज करते थे अपनी करेंसी को डिनोट करने के लिए। ठीक, आई होप आपको ये बातें याद हो गई होंगी, आप याद नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हमारा 24वां क्वेश्चन है, व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट, मतलब प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 1757 में। ये बैटल ऑफ प्लासी 1757 में देखिए लड़ा जा रहा है। ये फोटो मिल गई थी मुझे नेट पे, मैं कहा लगा दूं। तो प्लासी की लड़ाई हुई थी 23 जून 1757 को। कहां पर हुई थी, कलकत्ता के पास भागीरथी नदी के तट पर हुई थी प्लासी की लड़ाई। कब हुई, कहां हुई और किन के बीच हुई। एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक, और दूसरी तरफ से बंगाल के अंतिम नवाब। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो जो वहां पे सेना की कमान संभाले थे वो थे लॉर्ड क्लाइव, और बंगाल के अंतिम नवाब थे सिराजुद्दौला, और इनकी मदद कौन कर रहे थे, फ्रांसीसी। ठीक, जब इनके बीच लड़ाई हुई तो रॉबर्ट क्लाइव जीत गए, ठीक, और सिराजुद्दौला हार गए। सिराजुद्दौला क्यों हारे, क्योंकि इनके जो कमांडर थे मीर जाफर, ये तो कमांडर थे सिराजुद्दौला के, लेकिन जाके मिल गए थे अंग्रेजों के साथ और धोखाधड़ी करके सिराजुद्दौला को हरा दिया। ठीक, तो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तो बैटल ऑफ प्लासी बताया है, कभी मैं डिटेल में बैटल ऑफ बक्सर के बारे में बात भी कर लूंगा। विच अमंग द फॉलोइंग एक्टर एक्टेड इन द टाइटल रोल इन द मूवी गांधी, निम्नलिखित में से किस अभिनेता ने फिल्म गांधी में शीर्षक पात्र की भूमिका निभाई। तो किसने निभाई थी, बेन किंग्सले ने निभाई थी। देखिए, ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी, ज्यादातर लोग को नहीं पता होगी, शायद आपने अगर मूवी देखी हो तो आपको पता चले। तो एक गांधी मूवी आई थी 1982 में, 1982 में बनी थी गांधी मूवी, ठीक है, जो कि महाकाव्यात्मक जीवनी पर आधारित फिल्म है, जो कि 20वीं सदी के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। मतलब महात्मा गांधी के जीवन पर बनी एक मूवी है, ठीक है, गांधी 1982 में बनी। ठीक है, काफी उस समय प्रशंसा मिली। तो उस समय जो मुख्य भूमिका में थे, जो गांधी जी की भूमिका निभाए थे, वो थे बेन किंग्सले। ये अंग्रेजी में मूवी है गांधी, ठीक है, अगर आप देखना चाहें नेट पे अवेलेबल है फ्री में यूट्यूब में, बेन किंग्सले। ठीक, तो इस प्रकार से आज हमने अपने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और मैं ये कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा कि इस समय बहुत ही ज्यादा फ्रॉड वाले गिरोह एक्टिव हो गए हैं मार्केट में, जो कि आपको ये प्रलोभन या लालच दे रहे होंगे कि आप हमें कुछ अमाउंट दीजिए और हम आपको हाई कोर्ट में ग्रुप सी या डी या आर ओ किसी पद पर पोस्टिंग दिला देंगे और आपको एक फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर भी दिखाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हाई कोर्ट में भर्ती बिल्कुल ही फेयर तरीके से होती है। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा उस भर्ती को पूरी तरीके से पारदर्शी और सुचारू रूप से करवाया जाता है कंडक्ट। ठीक है, आप बिल्कुल भी किसी तरह इस तरह की धोखाधड़ी में मत इन्वॉल्व होइएगा। मैं आपको पहले से ही वार्न कर रहा हूं। ये केसेस बहुत ही आते हैं, देखने को मिलते हैं, और हमें बहुत बुरा लगता है जब आप जैसे पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के साथ ये सब हो सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं पहले भी आगाह कर चुका हूं, आज भी आगाह कर रहा हूं और करता रहूंगा कि इस तरह की धोखाधड़ी चीजों में मत पड़िए। कोई भी आपको पैसा देके किसी भी जगह पे भर्ती की बात करे तो मत इन्वॉल्व होइएगा। केवल ये एक धोखा होता है, बाकी कुछ होता नहीं है इसमें। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इस प्रकार से मैं साइन ऑफ करता हूं। थैंक यू।